So now let's start the first law of thermodynamics. In first law of thermodynamics, we will learn the relation between heat and work. Heat और work कैसे आपस में relate होते हैं ये हम सीखेंगे. So let's take a very simple example of thermodynamic. Let's take a cylinder which consists of some ideal gas in it, and also this cylinder consists of a piston. This piston is massless एंड ऑल्सो फ्रिक्शनलेस, जस्ट लाइक पहले हमने लिया था मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन. जिससे क्या होगा कि अगर ये मासलेस है तो अगर यहाँ से गैस इसको प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इजीली मूव कर पाएगा. यानी अगर मान लो इसका कुछ मास होता, अगर गैस इस पर प्रेशर एक्सर्ट करता तो पहले हमको इसके इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ता, राइट. सो वी आर अज्यूमिंग दैट द पिस्टन इज मासलेस. जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सीधा हमको वो डिस्प्लेसमेंट में देखने मिलेगा, जिसकी वजह से पिस्टन मूव होगा. सेकेंड थिंग, दिस इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस बिकॉज इफ देयर इज एनी फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड पिस्टन, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होता है तो फिर अब चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कंसिडर कर लो, इवन अगर आपका पिस्टन अंदर जा रहा हो फॉर दैट केस, इवन अगर वो बाहर जा रहा हो, दोनों ही केसेस में फर्स्ट व्हाट यू विल नीड टू डू इज यू नीड टू ओवरकम फ्रिक्शन विच इज वी डोंट वांट. तो हमने अज्यूम किया कि ये फ्रिक्शनलेस भी है. इन शॉर्ट हमारा कुछ भी एनर्जी यहाँ पे कहीं पे भी लूज नहीं होगा, ना ही इस पिस्टन के इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, ना ही पिस्टन और सिलेंडर के बीच से फ्रिक्शन की वजह से. सो दिस इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस. So this container contain ideal gas. For this example, we will consider kinetic theory of gases. यानी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं इसको. इवन दो वी कैन डिस्क्राइब दिस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑल्सो. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आगे वो भी करेंगे, बट फॉर नाउ वी विल गो विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देखते हैं, राइट. सो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से देयर आर गैस मॉलिक्यूल्स विच आर इन रैंडम मोशन एज गैसेस बिहेव, राइट. ये सारे के सारे रैंडम मोशन में है, यहाँ वहाँ कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, वॉल से, कंटेनर से, पिस्टन से, राइट. सो if you assume this gas molecules go and hit this piston, it exerts some pressure on this piston. Since this piston is massless and also frictionless, what will happen? Once we exert this pressure on this piston will displace, right. So let's say due to this pressure this piston is displaced. Now two things will happen. First, when this molecule of gases hit this piston, they will lose their momentum. Where will they lose their momentum? They will give their momentum to the piston, जिसके वजह से पिस्टन मेरा डिस्प्लेस हुआ, राइट. पहले पिस्टन का मोमेंटम कितना था? इट वाज 0, इट वाज एट रेस्ट. व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, राइट. सो इसका वेलोसिटी तो पहले 0 था, अब इसको हमने मोमेंटम दिया, इसके वजह से आगे चला गया. सो हमने यहाँ पे मोमेंटम पिस्टन को ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से पिस्टन मेरा डिस्प्लेस होगा. हमने उस पर प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर मतलब उसको एक फोर्स लगा जिसकी वजह से वो पीछे गया, राइट, कुछ एरिया के ऊपर. सो फोर्स की वजह से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने क्या किया इनडायरेक्टली? हमने किया वर्क. माई गैस हैज डन वर्क ऑन पिस्टन. गैस ने पिस्टन पे वर्क किया, जिसकी वजह से पिस्टन मेरा डिस्प्लेस हुआ. फर्स्ट केस, इस केस में मेरे गैस मॉलिक्यूल मोमेंटम लूज करेंगे, ठीक है. इस केस में बोल सकता हूँ मेरा वर्क जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ गैस ने पिस्टन पे वर्क किया तो पिस्टन के लिए वो पॉजिटिव हो गया, राइट. अब डिपेंड करता है कौन से रेफरेंस में देख रहे हो, यहाँ पे पिस्टन की बात कर रहे हो तो हमने पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क किया. बट अगर हम एक दूसरा केस देखें जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. लेट्स से वी हैव अ सेम सिलेंडर विच अगेन हैव अ सेम काइंड ऑफ पिस्टन, massless, frictionless. Also we have ideal gas in this, okay, but for this case we are considering that moment of piston will be inwards, which means जब ये पिस्टन अंदर की ओर आएगा, इससे हमें क्या देखने मिलेगा? इससे हमें ये देखने मिलेगा कि इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा. यानी कि पहले मेरे गैस मॉलिक्यूल के पास जो स्पेस था मूव करने के लिए, अब वो स्पेस कम हो जाएगा, राइट. सो इस केस में हमको ये देखने मिलेगा कि अगर पिस्टन अंदर की ओर मूव करता है तो पिस्टन की मूवमेंट की वजह से ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, यानी उनका मोमेंटम बढ़ेगा. इमेजिन करो एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, यहाँ से अगर पिस्टन आके इसको हिट करता है तो इसका जो भी वेलोसिटी हो, इसका वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. अगर वो इस डायरेक्शन में है तो वो कम हो जाएगा, अगर वो इस डायरेक्शन में तो इसके हिट करने की वजह से और बढ़ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या होगा जब पिस्टन आके इस गैस मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा
इसके वजह से ये गैस मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम बढ़ जाएगा. फॉर दिस केस वी कैन से दैट पिस्टन हैज डन वर्क ऑन द गैसेस. यानी अगर मैं पिस्टन के लिए बोलूं तो पिस्टन के लिए वर्क डन इस केस में नेगेटिव होगा. क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इस केस में गैस पर वर्क किया जा रहा है. किसने वर्क किया गैस पे? पिस्टन ने वर्क किया. तो अगर मैं पिस्टन के लिए बोलूं तो ये वर्क नेगेटिव होगा. यहाँ पे पिस्टन के लिए वर्क पॉजिटिव था. अगर गैस के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे गैस के लिए वर्क पॉजिटिव था, बट यहाँ पे गैस के लिए वर्क अकॉर्डिंगली चेंज होगा. तो उसके हम रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं कब कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है. सो इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि वर्क और हीट इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि कितना वर्क डन होगा ये जो फोर्स अप्लाई होगा उसके बेसिस पे. सो लेट्स टेक द सिलेंडर अगेन. दिस इज द सिलेंडर. नाउ ऑन दिस सिलेंडर let us take this is my piston, and this piston is moved by some distance. Fine. ये मूवमेंट किसके वजह से होगा? ये मूवमेंट होगा मेरा गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से. सिंस दिस गैस मॉलिक्यूल इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन पिस्टन, तो इसके एरिया पे जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, लेट्स अज्यूम द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, राइट. व्हेन दिस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस एरिया, इस पर प्रेशर फील होगा, प्रेशर की वजह से इसका मूवमेंट होगा. सो ये लेट्स से दिस इज डिस्प्लेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट dx. एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे. और हमको पता है जब भी फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसको वर्क कहते हैं, राइट. तो हम देखेंगे एग्जैक्टली वर्क कितना होगा. यानी सारे गैस मॉलिक्यूल के कंटिन्यूसली पिस्टन को हिट करने की वजह से, पिस्टन जो यहाँ पे था वो यहाँ से यहाँ पे इतना डिस्टेंस को मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल के फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से, इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा. अब एक चीज हमको क्लियरली पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है, विच मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल ऑल्सो बी स्मॉल. सो विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट विद dw, राइट. सो द फोर्स एक्सर्टेड F, कैन आई से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. दिस यू ऑलरेडी नो, राइट. तो इस पिस्टन के ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पर जो प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और फोर्स कितना लगेगा. बट मैं यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एरिया, विच इज ऑल्सो मैथमेटिकली करेक्ट, राइट. सो फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रेशर एंड एरिया. नाउ व्हाट विल डू, वी रिक्वायर दिस dw. व्हाट इज dw? dw इज वर्क डन. सो आई कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू force into displacement, right. But as we have seen in this equation 1, force can be represented as pressure and area, product of pressure and area. So this will be P A into dx, that is pressure area into the small displacement dx. Now what is A into dx? If we see closely, dx and cross sectional area, if we consider this section, this will give me the small amount of volume that is swept by this piston. So we can say area into dx, that will be the small amount of volume that is swept. Since we know that area into length is equal to volume, right. For this case area into, rather than taking length we are taking the distance. Distance is also length dx, but since the displacement is small, that means the volume will also be very small. That's why we are representing it with dw, which means I can simply replace this term, the product of area and displacement, with dw. So what we will get from here is, we can say that the small amount of work done is equal to product of pressure and volume, which is dw. But what we require is complete work done. This is just the small part of the work done, right. If we want the complete work done, what will we do? We will simply integrate the small amount of work done, infinitely small amount of work done, right. So once we integrate this, in order to integrate we'll be using this. Let's name this equation number second. What does my equation number second says? It says that small amount of work done is product of P into dv. So we will simply replace this dw with this equation.
So once we replace this, we'll get the total work done is equal to integration of P dV. Now this volume change dV, change in volume, we will integrate it with respect to volume, which means this can be written as final and initial. So we are integrating it with respect to initial and final volume. So ये मेरा final volume, ये मेरा initial volume, ये इसके limits हो गए, right? इसके बेसिस पर हम इसको करेंगे इंटीग्रेट. तो इसको अगर हम पुट कर दें और इंटीग्रेट करें तो मुझे वर्क के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा, वो भी पुट करके देखते हैं. सो नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस. So this is initial volume and this is final volume after some finite displacement, right? So we know that if we integrate dV with respect to V, what we will get? So after integrating we will get this into V. dV का हो जाएगा V, but we need to put the limits, which is initial and final volume. So work done will be equal to P final volume minus initial volume. So this is the work done. Work done can be represented at this. So this is pressure into change in volume. dV मेरा क्या था एक्चुअली, चेंज इन वॉल्यूम तो था. सो चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल. सो इससे मुझे टोटल वर्क डन पता चलेगा कि मेरे मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पे कितना वर्क डन किया है. इसका उल्टा भी ले सकता है कि पिस्टन ने मॉलिक्यूल पे कितना वर्क डन किया है. सो डिपेंड ऑन कौन सी डायरेक्शन में हम उसको देख रहे हैं. So as I told you, the first law of thermodynamics is relation between heat and work, right? But there will also be one more component, which is internal energy in this relation. So one thing which you already know about internal energy, if we need to change internal energy which is represented by U, in order to change internal energy we can do two things. First, it can be changed by using heat. We are representing heat by capital Q here. How can we change its internal energy with help of heat? If heat is added, in order to change internal energy, what we can do? We can either add heat, which means if we add heat, the internal energy will increase. By adding, it will increase. We are talking about change, so it can be on both the sides. It can be either positive or negative, either increase or decrease. So if we add heat, the internal energy will increase. On the other hand, if we extract by adding or extracting, if we extract, internal energy will decrease. So what is relation between both of this? That internal energy will be directly proportional to heat. That is, change in internal energy will be directly proportional to the heat added or extracted. This is first. Second is, we can also do the same thing with the help of work. Let me represent work by W, and we already know an equation. Work done is represented by this equation. So if we do work on the system or we do work by the system on the piston, right? For both the cases, when work is either done on the system or it is done by the system on the surrounding, for both the cases, internal energy will change. So first is by heat, second is by doing work. So using this, we will try to figure out a relation in which we will have heat, work done and internal energy. So in order to get that relation, we need to figure out how work will behave for change in internal energy. For example, if we have a system, let's take the same familiar system, a cylinder which consists of a piston, which is massless, frictionless, right? So in this case, if system does work on this piston, right? System ने अगर piston पे work किया, for this case, what will happen? Work will be done, which is a motive, right? Work will be done, but in this process, the system itself, that is the gas which is exerting pressure on the piston, itself will lose its energy. How it will lose its energy? ये अपना molecules अपना momentum जब piston पे exert करेंगे तो उनका momentum तो lose होगा ना. उनका momentum lose होगा तभी तो मेरा piston है, उनको उसका momentum gain होगा, जिसकी वजह से मेरा piston आगे बढ़ेगा. Getting me? ये molecule gas का जब जाके piston को hit करेगा तो क्या होगा? ये अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर रहा है. ये मोमेंटम ट्रांसफर करने की वजह से तो पिस्टन मेरा पीछे जाएगा थोड़ा. सो इसका तो मोमेंटम लूज हुआ,
इसका तो एनर्जी लूज हुआ, यानी कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी मेरा कम हुआ। सो मेरा इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव अगर ये इस पे वर्क डन कर रहा है। उसका उल्टा अगर पिस्टन अंदर की ओर आ रहा है सो मेरा ये बढ़ेगा, बट वर्क डन इज नेगेटिव फॉर दिस केस। सो मेरा रिलेशन ऐसा आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी वर्क डन अगर हम पिस्टन पे करेंगे तो हमारा एनर्जी लूज होगा, पिस्टन हम पे करेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। बट ऑब्वियसली बात है, फॉर दैट केस वी नीड टू कंसीडर वर्क इन नेगेटिव सिंस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो दिस इज माई रिलेशन। सो वी नीड टू कंसीडर these two इक्वेशन। फर्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड और एडेड, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। अब वर्क पिस्टन पे हम कर रहे हैं, पिस्टन हम पे कर रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा साइन कहाँ पे आएगा, राइट। सो वी हैव दिस टू इक्वेशन एंड इफ वी कंसिडर बोथ दिस टुगेदर वी विल find an equation in which we can relate all three. So by using these two equations we can say that change in U is equal to Q minus W. So आप अगर हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगा। ऑन द अदर हैंड अब वर्क कौन किस पे वर्क कर रहा है, यानी सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क का साइन भी कंसिडर करेंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which is in form of heat, that is heat given. So for example, if I write this like this, Q is equal to change in U plus W. This is also my first law of thermodynamics. और बहुत सी बार सिस्टम स्टडी करने के लिए हम ये भी यूज़ करते हैं, यानी अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम को हीट देने की वजह से या तो उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा या तो वर्क डन होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक सिलेंडर लिया हमने, इसमें पिस्टन रखा होगा, आप इसको हीट कर रहे हो तो या तो इसका खुद का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अगर मान लो पूरा हीट जो दिया है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ नहीं हो रहा तो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी मेरा वर्क डन करने में यूज़ हो जाएगा, ये पिस्टन पुश करने में यूज़ हो जाएगा। गेटिंग? इसका उल्टा भी होगा कि अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो या तो इंटरनल एनर्जी कम होगा या तो ये अंदर की ओर पिस्टन जाएगा, वर्क डन ऑपोजिट रहेगा, माइनस रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमको समझेगा कि हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन ये रिलेशन हमको दिख रहा है, बट कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ अलग अलग केसेस लेते हैं जिसके बेसिस पे ये और क्लियर होगा कि ये इक्वेशन मेरा कैसे काम करता है।